Hello everyone, I am Gurjeet Kaur and you are watching Gur Academy. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एमए सेमेस्टर 2 हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के पेपर्स। स्टूडेंट्स, ये पेपर्स आपके मैं इसमें 2 वीडियोस में डिस्कस करूँगी। इसमें मोस्टली मैंने 4 पेपर्स लिए हैं और जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं। सबसे पहले हम अप्रैल 2011 के पेपर को लेंगे। स्टूडेंट्स, इस पेपर में एनुअल सिलेबस होता था और आप इसके पेपर का नाम भी देखो, द पंजाब 1452-1800 AD। तो आज जो आप पंजाब की हिस्ट्री पढ़ रहे हो सेमेस्टर 2 में, वो 18th सेंचुरी तक है। ठीक है, आप इसका सेमेस्टर 1 में आधा हिस्सा पढ़ चुके हो। तो इसमें आपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर आपके क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होते हैं। 9 से लेके 15 तक हो गए और यूनिट 1 जो है वो अभी आपके सिलेबस में नहीं होगा। यूनिट 2 जो है वो भी नहीं होगा, उसमें जो है 5th क्वेश्चन से आपके सिलेबस अभी स्टार्ट होता है। ठीक है, यूनिट 3 जो है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये भी है। और यूनिट 4 जो है अगेन आपके पास अब क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप, गुरमत्ता, दल खालसा, मिसल, राकी एंड जगीरदारी सिस्टम। सो इसमें आपके जो है 5 क्वेश्चन और यूनिट 1 और 2 जो है आपके सिलेबस में नहीं होगा। फिर उसके बाद जो है स्टूडेंट्स, इसमें मैंने तीनों लैंग्वेजेस के पेपर डिस्कस किए हैं। तीनों लैंग्वेजेस के पेपर इसमें हैं, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी में। ठीक है, जिसमें भी आपको ठीक लगता है, समझ आता है, उसमें आप इसको पढ़ सकते हो। देन उसके बाद आपका दूसरी ऑप्शन आती है, दैट इज़ चाइना एंड जापान। मोस्ट प्रॉब्ली स्टूडेंट्स यही पेपर लेते हैं। तो चाइना एंड जापान के सिलेबस में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ आपका सिलेबस चल रहा है। तो इसमें वेरी शॉर्ट हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। अगेन 3 लैंग्वेजेस में इसको मैंने डिस्कस किया है। देन उसके बाद यूएसए फ्रॉम 1860 टू 1973, ये भी सिलेबस आपका सेम ही चल रहा है। अब ये हो गया है कि आपको टर्म्स दे दी गई हैं, तब टर्म्स नहीं होती थी, तो इसमें ज़्यादातर टर्म्स की ही बात की गई है। तो सारी क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट भी आपको एक बार रिवाइज करने चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आइडिया हो जाएगा इनको देख के कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको करने के लिए। अगेन ये फिर 3 लैंग्वेजेस में आपको दिया गया है। देन 4th पेपर आपका एग्रेरियन इकोनॉमी ऑफ मिडिवल इंडिया आ जाता है। ये भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं। तो इसमें हमने ज़्यादातर मिडिवल इंडिया की जो कृषि की साथ रिलेटेड इकोनॉमी है उसको डिस्कस किया है। तो इसमें भी सिलेबस में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अब थोड़ा चेंजेस क्या आ गया, टर्म्स दे दी है, तो टर्म्स वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती हैं। तो आपकी ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस हो जाएंगे। देन यू हैव अ लॉन्ग क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। ऑलमोस्ट द सिलेबस इज सेम नाउ। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसकी अगेन 3 लैंग्वेजेस में हमारे पास आ जाते हैं। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, अब पहला हमने अप्रैल 2011 का किया था, अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट ईयर का पेपर अप्रैल 2012 का। अब ये आपका सिलेबस जो है सेमेस्टर का शुरू हो चुका है। तो पेपर आज भी आप वहीं पढ़ रहे हो, पंजाब इन द 18th सेंचुरी। अगेन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, बंदा सिंह बहादुर के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन स्टेप्स कैसे थे, दैन बंदा बहादुर ने लो क्लासेस को कैसे हैंडल किया, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ईयर 1757 इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो है उसके इन्वेजन हुए थे। कौन सा पर्शियन हिस्टोरियन था जो अहमद शाह अब्दाली के समय के दौरान आया था। दैन जस्सा सिंह आहलूवालिया के बारे में बताएं। रंजीत देव ऑफ जम्मू जो आपने पहले ही क्वेश्चन किया हुआ है। तो सारे क्वेश्चन ही आपको एक बार रिवाइज कर लेनी चाहिए। दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम ऑल्सो। देन यूनिट 1 में आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी सेम ही है बेटे सिलेबस में, और यूनिट 2 में भी सिलेबस में सेम ही चल रहे हैं। यूनिट 3 एंड यूनिट 4 इज़ ऑल्सो सेम। अगेन 3 लैंग्वेजेस में मैंने तीनों डाल दिए हैं, आप इसको देखकर समझ सकते हो। देन अप्रैल 2012 का दूसरा पेपर है यूएसए एक्सप्लेन सेंटो, हु वर कारपेट बैगर्स, व्हाट आर प्रोग्रेसिविज्म। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको टर्म्स में दिए गए हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन साउथ का आ जाता है। देन बिग बिजनेस 1875 टू 1900 का आ जाता है। हाउ डिड यूएसए इमर्ज एज अ वर्ल्ड पावर, व्हाट रोल डिड यूएसए प्ले इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। रूजवेल्ट की न्यू डील आ जाती है।
ठीक है, जिसकी मैंने आपको जो है वीडियो भी मेरे चैनल पर है, इसकी आप जाके देख सकते हो चैनल पे। देन उसके बाद जो है कम्युनिज्म में जो है रशिया के साथ यूएसए के रिलेशन और कोल्ड वॉर आ जाती है। यूनिट 4 का 9th क्वेश्चन जो है सोशल जस्टिस आ जाती है, कैसे ये डिमांड जो है वहाँ पर ग्रोथ हुई थी। ठीक है, अगेन 3 लैंग्वेजेस वी हैव ऑफ दिस पेपर। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास चाइना एंड जापान। चाइना एंड जापान द सिलेबस इज़ ऑल्सो सेम। इसमें अगेन टर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, मैजी रेजिस्ट्रेशन हो गया, पर्ल हार्बर हो गया। देन यूनिट 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, ओपियम वार, सेकेंड वॉर से डिस्कस की है, बॉक्सर मूवमेंट है। यूनिट 2 में अगेन जो है सन यात सेन के 3 प्रिंसिपल आप बताएं, और 1911 के जो रेवोल्यूशन हुआ है उसमें उनका रोल कैसा था, May 14 का आ जाता है। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास 4th यूनिट तक ये सेम ही सिलेबस चल रहा है। अगेन स्टूडेंट्स 3 लैंग्वेजेस में आप इसको चेक कर सकते हो। देन हमारे पास आता है मई 2012 का एग्रेरियन इकोनॉमी ऑफ मिडिवल इंडिया। तो एग्रेरियन इकोनॉमी ऑफ मिडिवल इंडिया सेम सिलेबस हमारा चल रहा है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर वर यूज्ड इन दिल्ली सल्तनत, राइट ए नोट ऑन द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ कैनाल्स लेड बाय फिरोज तुगलक, हाउ डिड मोहम्मद बिन तुगलक ट्राई टू ब्रिंग अबाउट एग्रेरियन एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स, ये पेपर जो है जो आप सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हो ना, आप इसका एक तरह से वो बेस समझ आ गया, देन यू विल राइट इट ईजिली। इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। यूनिट 1 में अगेन रूरल सोसाइटी को डिस्कस किया है, क्या रूरल सोसाइटी की पोजीशन कैसी होती थी, सोसाइटी को कैसे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जो क्या प्राइसेस फिक्स की थी, तो प्राइसेस के लिए हम अगेन अलाउद्दीन खिलजी को ही पढ़ते हैं, जिन्होंने कि उस समय प्राइसेस के लिए बहुत अच्छा काम किया था। शान मंडी जो है उन्होंने एक मार्केट जो है तैयार की थी, उसमें उन्होंने हर एक चीज़ की जो हर एक वस्तु की कीमत जो है निश्चित कर दी थी। तो सबसे ज़्यादा बढ़िया रोल अलाउद्दीन खिलजी का आता है। और उसके बाद जितने भी सुल्तान आए उन्होंने इसको प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया था। बाकी हम इसमें डिस्कस कर देंगे। शुरू में कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई रोल नहीं है, इल्तुतमिश का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा रोल है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कोशिश की, फिरोज शाह तुगलक ने कोशिश की, पर उसमें कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। देन यूनिट 2 हमारे पास अगेन है इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम बाय अलाउद्दीन खिलजी। ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, BA की क्लास में आपने इसने को पढ़ा है। फिर उसके बाद जो है आपने MA1 सेमेस्टर 1 में भी पढ़ा है। इक्ता सिस्टम नया आ गया है, तो इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, तो छोटा सा आपको बता देती हूँ। इक्ता वर्ड मीन्स एक छोटा सा लैंड का हिस्सा। ठीक है, ये सिस्टम हमारे देश में मध्य एशिया से आया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इट वॉज वेरी न्यू फॉर अस, नो। हमारे पास उससे पहले हमारे देश में फ्यूडल सिस्टम था। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम सेम है इक्ता सिस्टम की तरह, बट नाम चेंज हो गया है, बाकी सेम सिस्टम इसमें चल रहा है। फ्यूडल सिस्टम में, सामंत सिस्टम में क्या होता था कि राजा जो है अपनी ज़मीन के भूमि के हिस्सों को आगे डिवाइड कर देते थे। ठीक है, वो व्यक्ति जो है उनको सामंत बोला जाता था, वो लैंड रेवेन्यू राजा के पास जमा करवाते थे। सेम मुस्लिम किंग्स ने भी इसको फॉलो किया, उन्होंने इसका नाम इक्ता कर दिया कि ज़मीन के आगे हिस्से दे दिए। इसको भारत में लाने में सबसे ज़्यादा बड़ा रोल इल्तुतमिश का है। ठीक है, तो उसने जो है इस इक्ता सिस्टम को चलाया। अब इक्ता सिस्टम के बाद इसमें और चेंजेस आए, तो मुग़लों के आते आते ये जागीरदारी सिस्टम में चेंज हो गया और अकबर ने इसका नाम मनसबदारी चेंज कर दिया। बट मनसबदारी इज़ लिटिल बिट डिफरेंट रादर दैन इक्ता एंड फ्यूडल सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम। ठीक है, यूनिट 3 वी हैव द पीजेंट्स कंडीशन इन मुगल इंडिया। सो इसमें हम पीजेंट की कंडीशन बता देंगे कि कैसी थी, किसानों की स्थिति जो है। अगर राजा बहुत अच्छे थे तो किसानों की स्थिति बहुत अच्छी जा रही थी, तो अकबर के समय में हम बोलेंगे बहुत अच्छी थी। ज़मीन हम बोलेंगे कि इनका अधिकार नहीं था, राज्य के ऊपर डिपेंडेंट होते थे। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द ऑनरशिप ऑफ द मुगल इंडिया लैंड इन मुगल इंडिया। मुगल इंडिया में ज़मीन की ऑनरशिप, मालकी कैसी होती। तो हम मालकी क्या बोलेंगे कि मालकी जो है वो शासक की ही होती थी, ऑनरशिप किंग की हमेशा होती थी। उसके ऊपर डिपेंड होता था किसको ज़मीन देनी है और किससे वापस लेनी है। तो उसको हमने विस्तार से विद द किंग्स वी हैव टू डिस्कस इन दिस। देन यूनिट 4
हाउ डिड अकबर रिफॉर्म द लैंड रिफॉर्म मूवमेंट, ये हम ऑलरेडी BA1 के सिलेबस में इसको पढ़ चुके हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम के रिफॉर्म्स के बारे में, जिसमें हम आईने दसाला की बात कर लेंगे, दस्तूर सिस्टम की बात कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कनकूत बटाई, जिसको उसने एज इट इज़ पुराने समय से फॉलो किया, ठीक है। सो लिटिल बिट चेंजेस is always there. Then 9th question, critically examine the nature of agrarian revolts that led to the decline of Mughal Empire. तो इस समय एग्रेरियन रिवोल्ट्स भी हुए, ज़्यादातर हम कहें मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के समय में हुए, और जिसके कारण जो है मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो होने का कारण क्या था, उनकी स्थिति ख़राब हो गई थी, उनसे भूमि कर ज़्यादा लेना शुरू कर दिया था, जो बीच के बिचौलिए थे उन्होंने किसानों को परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके कारण ये स्थिति आने शुरू हो गई थी। अगेन स्टूडेंट्स, इसको मैंने 3 जो लैंग्वेजेस में आपको दे दिया है, ठीक है। अब आ गया हमारे पास अप्रैल 2013 का पेपर। अप्रैल 2013 पंजाब इन द 18th सेंचुरी। तो इसमें हमने बंदा सिंह बहादुर के द्वारा जो कॉइन स्ट्रक किए गए थे उसके बारे में, नानक शाही और गोविंद शाही के बारे में बताना है। देन व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द हिल चीफ्स, बंदा बहादुर के प्रति पहाड़ी राजाओं का रुख कैसा था, कुछ बहुत अच्छे थे, नरम थे, कुछ ने इनका विरोध किया था, ठीक है। देन 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन्स के, क्या पढ़े। अहमद शाह अब्दाली ने भारत में, देखो जब भी कोई बाहर से आता है तो 2 आपने हमेशा याद रखनी है कि भारत में बहुत सारे धन की लूटपाट करके लेके गए, हेडिंग में बताना है इसको, ठीक है, धन की लूटपाट करके गए। देन इसके अलावा जो है हमारा जो मुस्लिम हिंदू संस्थान है उनको उन्होंने नुकसान पहुंचाया, ठीक है, हमारी इकॉनमी को नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है। दीज वर द इफेक्ट्स। देन राइट ए नोट ऑन द फंक्शंस एंड द लिमिटेशंस ऑफ ए सूबेदार, सूबेदार के क्या काम होते थे, भूमि का इकट्ठा करना, ठीक है। राजा अच्छा वो अच्छा काम कर रहा है और बुरा काम कर रहा है, जो भी कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन किंग को हमेशा होती थी और उसके ऊपर रोक होती थी, जो उसके आसपास कारकुन ये सारे अधिकारी होते थे, ठीक है। और सूबेदार जो है अगर उसकी कंप्लेंट चली जाती थी तो राजा उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेता था। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राखी सिस्टम, राखी सिस्टम एज यू नो, जो लड़कियां अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, हम क्यों बांधते हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे। तो उस समय जो विदेशी हमलावर होते थे उनसे बचाने के लिए, या हमारे देश में जो मुग़ल, पंजाब में ज़्यादातर बात, क्योंकि पेपर पंजाब का पढ़ रहे हैं ना, तो मुग़लों के द्वारा पंजाब के सिखों को जो परेशानी क्रिएट की जाती थी उनसे रक्षा के लिए बहुत सारे जागीरदार किसान जो हैं बदले में कहते थे, उस समय दल खालसा आ चुका था, मिसलें आ चुकी थी, उनको बोला गया था आपको हम लैंड रेवेन्यू का इतना हिस्सा शेयर देंगे, आप बदले में हमारी रक्षा करोगे। देन हमारे पास नेक्स्ट है डिस्क्राइब एनी वन चीफ ऑफ द हिल्स, हिल्स की किसी भी चीफ के बारे में बात करें, आप जम्मू के संसार चंद की बात कर सकते हो, उसके बारे में डिफाइन कर सकते हो। देन डिस्कस H.T. प्रिंसिपल डेफिनेशन ऑफ द टर्म मिसल। तो स्टूडेंट्स आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपने डेफिनेशन भी लर्न करनी है, बिकॉज यू हैव अ लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ मिसल्स, ठीक है। सो आपने इसकी डेफिनेशन अच्छे से लर्न करनी है। देन व्हाट वर द मेजर पार्ट्स ऑफ द आर्मी, आर्मी के मेजर पार्ट्स कौन कौन से थे इस टाइम पे, ठीक है। तो पैदल सेना, घुड़सवार सेना, ऐसे करके आप आगे पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हो। डिस्क्राइब एनी वन न्यू मुस्लिम रूलर ऑफ द लेट 18th सेंचुरी इन पंजाब, न्यू मुस्लिम रूलर जो 18th सेंचुरी पंजाब में आए थे उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो, मुल्तान की ले सकते हो, कोई और ले सकते हो, ठीक है। व्हाट वर द फंक्शंस ऑफ एन आमिल और ए कारदार, उनके काम क्या होते थे, भूमि कर इकट्ठा करना, जमा करवाना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बटाई, बटाई एक तरह से भूमि कर को असेस करने का एक तरीका होता था, और इससे जो है भूमि कर खड़ी फसल के ऊपर, इसको 3 हिस्सों में आगे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर जो है लंक बटाई ये सब चीज़ों के ऊपर कैसे करके जो है खड़ी फसल, फिर काटी हुई फसल, ऐसे करके कुछ हिस्से किसान के होते थे, कुछ हिस्से उसके शासक के होते थे, उस हिसाब से डिवाइड किया जाता था। देन डिफाइन द टर्म तिरनी, तिरनी एक तरह से टैक्स होता था। देन डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ रामदासपुर ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, रामदासपुर की जो है डेवलपमेंट कैसी हुई लेट 18th सेंचुरी में, उसके बारे में आपने डिफाइन करना है। जो बाद में अमृतसर में जो है चेंजेस हुए, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा चेंजेस किए गए। डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ एन ऑर्डर इशूड बाय गिविंग धर्मार्थ ग्रांट, धर्मार्थ ग्रांट देते टाइम क्या ऑर्डर जो है इशू किए जाते थे, उसकी क्या फीचर्स होती, धर्मार्थ ग्रांट जो कि धर्म के नाम पर जो जगीर दी जाती थी उसकी क्या फीचर्स होते थे, ठीक है। तो पहले तो आप यही बता सकते हो धर्म के नाम पर ही दी जाती थी, ये मंदिरों और खास विद्वानों को दी जाती थी। और तीसरा फीचर क्या बता सकते हो, ज़्यादातर ये हेरिडिटरी यानी कि जद्दी होती थी।
हु वर गिवन द इनाम जगीर। इनाम जगीर देखो नाम से हिस्ट्री में बेटे बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नाम से ही एक कॉमन सेंस लगा के यू हैव फाइंड द आंसर। इनाम जगीर मीनिंग आपने बहुत आप अच्छा काम करते हो आपको इनाम मिलता है ना, तो वैसे ही उस समय कोई भी व्यक्ति जब अच्छा काम करता था उसको बदले में इनाम की रूप में जगीर दी जाती थी। दैट वाज इनाम जगीर। देन यूनिट 1 अगेन हमारे पास क्वेश्चन है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट रूल अंडर बंदा सिंह बहादुर हु सपोर्टेड हिम इन द कॉज। तो बंदा सिंह बहादुर ने कैसे पंजाब में अपना इंडिपेंडेंट रूल इस्टेब्लिश किया, उसमें उसको किस किस ने, बंजारों ने हेल्प की, आसपास के सूबेदारों ने हेल्प की, सिख सरदारों ने हेल्प की, और कहाँ कहाँ उसने जीता, समाना को जीता, सरहंद को जीता, हरियाणा के इलाके को जीता, ठीक है, चप्पड़चिड़ी की लड़ाई हम पढ़ते हैं, ठीक है, और बहुत सारे एरियाज़ को उसने पंजाब के जीत कर जो है मुखलिसपुर लोहगढ़ को जो है उसने अपने किला बनाकर राजधानी बनाया। इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे विद हेडिंग्स। और स्टूडेंट्स एक बात याद रखो, एमए कर रहे हो आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर जो है महारत होनी चाहिए। व्हेन यू राइट लॉन्ग क्वेश्चन राइट कोटेशंस इन दैट क्वेश्चन, ठीक है, और कोशिश करो कि कोटेशंस जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही आपका आंसर जो है बहुत ही अच्छा माना जाएगा। देन व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क ऑफ द पंजाब। देखो इस समय 18th सेंचुरी पंजाब पढ़ रहे हैं, जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हो गया है, पंजाब के ऊपर अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के हमले हुए हैं, तो इस समय मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने का कारण एक ये भी है कि दिल्ली में बादशाह बहुत कमज़ोर हैं, तो नतीजे के तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क जो है पंजाब का उसके ऊपर क्या असर पड़ा, तो सारा कुछ वीक हो जाएगा। यू हैव टू डिस्कस दैट। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात देखो, आपके पास आपने शॉर्ट क्वेश्चन अभी सेमेस्टर में 15 है, तो 15 में से आपने क्वेश्चन 1 में दिस इज़ अ कंपल्सरी, और इसमें आपने 10 क्वेश्चन करने हैं, ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स, इट मीन्स आपके यहाँ से 20 मार्क्स पक्के हैं, आप अच्छे से तैयारी करोगे। यूनिट 1 2 3 4 यू हैव 15 मार्क्स ईच, आपने 15 नंबर के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। देन यूनिट 2 हो गया, यूनिट 2 राइट एन ऐसे ऑन द इमेजेस ऑफ द हिल चीफ्स एज अ रूलर ऑफ द पंजाब। यहाँ पर पहाड़ी राजाओं के द्वारा पंजाब के जो एज ए रूलर्स आप डिस्कस करोगे, ठीक है। देन जम्मू का हो गया, इसमें कांगड़ा का हो गया, इन सब चीज़ों को आप डिस्कस करोगे, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ द गुरमता एंड दल खालसा इन मेकिंग द 6 द रूलर्स ऑफ द पंजाब। फिर गुरमता और दल खालसा जो है उनके द्वारा कैसे करके पंजाब में सिख रूल्स जो है सिख रूल को इस्टेब्लिश किया गया उसके बारे में। गुरमता छोटा सा समझा देती हूँ, गुरमता गुरु की मत लेना, ठीक है, गुरु की मत लेकर जो है आगे बढ़ना, यानी ये कैसे लेते थे, हुक्मनामा ले लेते थे गुरु ग्रंथ साहब जी से, या फिर ये वोटिंग कर लेते थे, तो उसमें भी अरदास करके वोटिंग करते थे, उसको भी गुरमता मान लिया जाता था। दल खालसा जो है ये नवाब कपूर सिंह ने इस्टेब्लिश किया था। खालसा आप सभी जानते हो गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। अब ये दल खालसा जो है, अब सिख बहुत बिखर गए थे, तो नवाब कपूर सिंह ने इनको इकट्ठा किया और दैट वाज कॉल्ड दल खालसा। तो इसका सिख रूलर के टाइम में सिख रूलिंग को पंजाब में लाने में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, यू हैव टू डिस्कस इन दिस आंसर। Then unit 3 write an essay on the civil administration under the new rulers of the Punjab। जो न्यू रूलर्स पंजाब में आए उनके द्वारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इस्टेब्लिश किया गया। तो पंजाब में न्यू रूलर्स का मतलब है कि मिसलें आ चुकी हैं, दल खालसा जो है कन्वर्ट हो चुका है 12 मिसलों में, उनके द्वारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इस्टेब्लिशमेंट की गई है उसके बारे में आप पढ़ोगे कि कैसे करके ज़िम्मेदारी सिस्टम को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, भूमिकर को इकट्ठा किया है, आगे कैसे हिस्सों को डिवाइड किया है। Then discuss a detailed coin struck by the new rulers of the Punjab during the late 18th century। तो इसमें आप coin struck जो है क्या क्या किए गए, जिसमें बंदा सिंह बहादुर के आ जाएंगे coin struck किए गए, उसके ऊपर उसने गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु नानक देव जी के बारे में लिखवाया है। बाकी जो है कहते कि सिख जो सूबेदार हैं मिसलों के, उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ लिखवाया है, बाकी वो जो है एज इट इज सिखों ये जो नानकशाही और गोबिंद शाही कॉइन्स है उसको ही फॉलो करते गए थे। तो यू हैव टू राइट इन दिस। यूनिट 4 डिस्कस द धर्मार्थ ग्रांट्स गिवन बाय द न्यू रूलर्स ऑफ द पंजाब। तो पंजाब में धर्मार्थ ग्रांट्स
अगेन नाम से आप पहचानो, धर्म के नाम पर जो ग्रांट जगीर दी जाती थी उसके बारे में। जो न्यू रूलर्स कौन हुए? पंजाब में जो सिख रूलिंग शुरू हो गई है उसके द्वारा धर्म के नाम पर जो जगीरें दी जाती थी उसके बारे में डिस्कस करना है। तो इसमें आप स्टूडेंट्स जो है बेदियों को जो दी गई, गुरु नानक देव जी कुल के साथ थे, ठीक है, सोडियों को जो जगीरें दी गई, मुस्लिम जो संस्थान है मंदिरों को जगीरें दी, हेडिंग विद हेडिंग्स यू हैव टू डिस्कस इन दिस आंसर। Then write an essay on agrarian condition and land revenue system Punjab during late 18th century. Late 18th century में agrarian condition हमारे पंजाब की कैसी थी और land revenue कैसे लिया जाता था सिख शासकों के द्वारा, उसके बारे में डिस्कस करो। Again we have a 3 languages with this. आप इसको जो है करोगे। देन हमारे पास आ जाता है यूएसए 1820 1973। तो इसमें हमने पहले मॉनरो डॉक्ट्राइन के एम के बारे में, एंड्रयू जैक्सन जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, उनके द्वारा क्या क्या चेंजेस लाए गए उसको आप पढ़ेंगे। दैन व्हाट वाज द एमेनिसिमेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, कोल्ड वॉर क्या थी, कोल्ड वॉर जैसे हम बात करते हैं ना 2 वॉर्स हुई हैं जिसमें हमने हथियारों के साथ लड़ाई की है, यहाँ पर जो है विचारों की लड़ाई जो है उसको माना जाता है। देन फाउंडर ऑफ द शिकागो हिस्टोरिकल सोसाइटी कौन फाउंडर था? प्रोग्रेसिव हो गया, डॉलर डिप्लोमेसी हो गई, फेमिनिस्ट वुमेन जो स्त्रियों नारी आंदोलन जो है उनकी स्थिति को सुधारने के लिए जो आंदोलन हुआ, न्यू फ्रीडम आ गया, बे ऑफ पिग्स हो गया, ठीक है। दीज आर ऑल टर्म्स यू हैव, आपने उससे ये लर्न करना है। देन लॉन्ग क्वेश्चन, आपने अमेरिकन सिविल वॉर में कॉजेज को डिस्कस कर देना कि क्या क्या कॉजेज हुए जिसके कारण जो है अमेरिका में ही घरेलू युद्ध हुआ था, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन से आज़ाद हो चुका था अमेरिका, और अमेरिका में मेन मुद्दा जो लड़ाई का बना था वो स्लेवरी बना था। अमेरिका 2 हिस्सों में डिवाइडेड था, उत्तर और दक्षिण में, और ये एक जो वर्ग था वो कहता था कि स्लेवरी को फॉलो करना चाहिए, दूसरा वर्ग कहता नहीं करना चाहिए। देन व्हाट यू नो अबाउट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद जब ये सिविल वॉर ख़त्म हुई तब अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर जोर दिया गया, तो उसमें कृषि के ऊपर, उद्योगों के ऊपर जो है वर्क करना शुरू किया गया। सेकेंड यूनिट जो है वो है हाउ डिड इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म एंड ओवरसीज एक्सपेंशन हेल्प द यूएसए टू इमर्ज एज एन इंपीरियल पावर। तो यहाँ पर इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म मतलब कि आर्थिक साम्राज्यवाद, और जो ओवरसीज इन्होंने एक्सपेंशन किए जिसमें आप कैरिबियन सी के पास, प्रशांत महासागर के पास जो जो एरिया इन्होंने जीते उसमें उन्होंने अपनी जो मार्केट इस्टेब्लिश की, उसके बारे में आपने लिखना है। देन एनालाइज द कॉजेज एंड रिजल्ट्स ऑफ द अमेरिकन वॉर विद स्पेन। स्पेन के साथ जो अमेरिकन वॉर हुई उसके कॉजेज क्या हैं, रिजल्ट्स क्या हैं, वो आप पढ़ोगे। यूनिट थर्ड, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन अगेन आपको मैं न्यू डील पॉलिसी की एक वीडियो मैंने मेरे चैनल पर है, उसका आप पूरा पढ़ोगे, सुनोगे, आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन, आर्थिक मंदवाड़ा आ गया था, ठीक है, स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी अमेरिका की, तो उसको हैंडल करने के लिए फॉरेन पॉलिसी कैसी बनाई गई थी उसके बारे में आप पढ़ोगे। इसमें आप हूवर की पॉलिसी को स्पेशली पढ़ोगे, ठीक है। हु वाज हूवर? हूवर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एट दैट मोमेंट। देन एवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ न्यू डील ऑन अमेरिकन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि क्या असर पड़ा था न्यू डील पॉलिसी का। यूनिट 4, एग्जामिन द रोल ऑफ द यूएसए इज इन प्लानिंग अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। फिर उसके बाद यूएसए ने एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार किया और उसका हम असर देखेंगे कैसे करके उन्होंने जो है इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की। देन व्हाट डू यू नो अबाउट द मूवमेंट फॉर सिविल राइट्स। सिविल राइट्स से रिलेटेड क्या क्या मूवमेंट चली जिसमें जो है नारी सुधार, मतलब उनको वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। देन पुरुष जो हैं वो शराब ज़्यादा पीते थे, उसको कैसे हैंडल किया जाए। सो इन सब चीज़ों को जो है यहाँ पर आप सिविल राइट्स में डिस्कस कर दोगे। अगेन वी हैव 3 लैंग्वेजेस। देन जो है हमारे पास आता है चाइना एंड जापान, ठीक है। तो चाइना में आप जो है ये सन यात सेन, देन किंगशिप सोसाइटी ऑफ चाइना, एम ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ चाइना, ठीक है, आप सब ये जो है पढ़ सकते हो। देन ओपियम वॉर अगेन आ गई हमारे पास, इट मीन्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन बैटल ऑफ कंसेशन इन चाइना, देन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चाइनीज रेवोल्यूशन। चाइनीज रेवोल्यूशन स्टूडेंट्स आप जो है BA 3rd में पढ़ चुके हो, 1911 और ये 1949 का भी। फिर उसके बाद फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर आ गई, देन एंग्लो जापानीज अलायंस आ गया विद इंग्लैंड एंड जापान। यूनिट 4th is discuss the important treaties agreement signed at Washington Conference and its impact on Japan. Make a critic of role of Japan in the Second World War.
ठीक है। देन हमारे पास आता है मई 2014 का पेपर। मई 2014 का पंजाब में हम बंदा सिंह बहादुर का मिशन क्या था? पंजाब बंदा सिंह बहादुर का मिशन था मुग़लों से, अत्याचारी मुग़लों से पंजाब की रक्षा करना, ये उसका मिशन था। देन हाउ एंड वाई डिड बंजारा, से बंजारा के द्वारा जो है बंदा सिंह बहादुर की क्यों और कैसे मदद की? बंजारे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, सामान लेके आते थे, ठीक है, तो ऐसे करके ये बंदा सिंह बहादुर की हेल्प किया करते थे। हाउ एंड वाई डिड जाट जिम्मेदार हेल्प बंदा सिंह बहादुर? जाट जिम्मेदार अगेन जब हमने 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की थी, तो अगेन जाटों ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था। तो यहाँ पर भी क्योंकि जाट जो है इनमें एक खासियत ये मानी जाती है कि ये लोग जो है एकदम किसी भी हम कह के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करते। तो यहाँ पर भी अगेन मुगल का अत्याचार हो रहा था, तो बंदा सिंह बहादुर जब आए तब इन लोगों ने इनकी हेल्प की। Then how and when did Ahmad Shah Abdali supplant the Mughals for the Punjab? देन उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास राइट द नेम्स ऑफ 3 रूलर्स ऑफ द हिल हु रोज टू पावर ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी में 3 आपने जो है हिल राजाओं के बारे में बता देना है, जैसे कि आप जम्मू के राजाओं के बारे में बता सकते हो। देन राइट ए नोट ऑन जस्सा सिंह आलूवालिया। जस्सा सिंह आलूवालिया आलूवालिया मिसल के संस्थापक थे और ये आलू गाँव के नाम पर इसका नाम रखा गया था। जस्सा सिंह आलूवालिया दल खालसा के सेनापति थे। सो यू हैव टू राइट मैनी मोर थिंग्स इन दिस। देन डिस्कस द पर्पस ऑफ फॉर विच गुरमता वर अडॉप्टेड। गुरमता क्यों अडॉप्ट किया गया? ताकि जो सिखों में प्रॉब्लम्स आती हैं दे हैव टू सॉल्व दैम ईजी। वाई डिड द कोर्ट ऑफ काजी रिमेन ऑपरेटिव इन द लेट सेंचुरी इवन अंडर सिख रूलर? क्योंकि काजी हम कहेंगे पंजाब में मुस्लिम भी थे, तो मुस्लिम को हैंडल करने के लिए आप ये देखो कि पंजाब में अब सिख रूल हो चुका है, सिख सूबेदार आ चुके हैं, मिसलें आ चुकी हैं, तो उनके द्वारा इस्लाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, इसलिए उनका सिस्टम अच्छे से चलता रहे। उन्होंने काजी को कोर्ट में वर्क करने की इजाज़त दी। ये मैं आपको समझा रही हूँ, बट यू हैव टू राइट सम सडन फैक्ट्स इन दिस ऑल्सो। क्योंकि आप ये सोचो कि बीए में अगर आपने हेडिंग लिख दी उसके बाद लिख दिया इट्स ओके, बट एमए में यू हैव टू राइट हेडिंग्स विद फैक्ट्स, अंडरलाइंड फैक्ट्स। ओके, देन 8th क्वेश्चन, व्हाई डिड द कोर्ट ऑफ काजी रिमेन ऑपरेटिव? ठीक है, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। डिस्कस 3 मेन फीचर्स ऑफ जर्न वेसल रिलेशनशिप, क्या होते थे इनके। ठीक है, राइट ए नोट ऑन द क्वाइन स्ट्रक बाय सिख रूलर्स इन 1765 में जो क्वाइन स्ट्रक किए गए उनके ऊपर आप नोट लिखें। व्हाट वर द फंक्शंस ऑफ दीवान? दीवान विधि काम करता था भूमि कर इकट्ठा करना, कहाँ पे खर्चा हो रहा है, कहाँ से आमदन हो रही है, ये सारा रिकॉर्ड उसके पास होता था। देन उसके बाद धर्मार्थ ग्रांट्स जो आ जाती हैं, वाई वर धर्मार्थ ग्रांट गिवन, ये क्यों दी जाती थी? ठीक है, ताकि मंदिरों को या धार्मिक संस्थानों को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या धर्म से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं उनकी भलाई के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए। कुड द ट्रेड बी रिसीव्ड इन द लेट 18th सेंचुरी? प्रूव योर पॉइंट बाय गिविंग वन एग्जाम्पल। ठीक है, क्या जो है ट्रेड 18th सेंचुरी तक जो है रिवाइव रहा? आप इसको प्रूव करने के लिए पॉइंट ये आपने यू हैव टू राइट फैक्ट्स इन दैट। कैन पंजाब ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी बी टर्म्ड एज ए डार्क पीरियड ऑफ हिस्ट्री? पंजाब, हाँ, पंजाब को लेट 18th सेंचुरी में हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे मुगलों के अत्याचार तो पहले हो ही रहे हैं यहाँ के निवासियों के ऊपर, उसके अलावा नादिर शाह का हमला हुआ, देन उसके बाद अहमद शाह अब्दाली के हमले हुए, तो पंजाब इस समय डार्क पीरियड से निकला है। यूनिट 1 अगेन हमने ऐसे लिखना है, राइट एन ऐसे ऑन द स्टेप्स टेकन बाय मुगल रूलर्स अगेंस्ट। अब यहाँ पर बंदा सिंह बहादुर को कैप्चर करने के लिए मुगलों ने क्या वर्क किए, तो इसमें मुगल बादशाह फरुखसियर के जो भी स्टेप्स पुट किए गए थे तो वो एंड होंगे गुरदास नंगल की बैटल में, जहाँ पर बंदा सिंह बहादुर को कैप्चर किया गया, फिर उसको जो है शहीद किया गया था। देन डिस्कस स्ट्रगल फॉर पावर अमंग मुगल्स, अफगान्स एंड मराठास। ये स्टूडेंट्स बहुत लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। आपने यहाँ पर मुगलों की भी बात करनी है, जिसमें आपने मीर मन्नू खां की, यहिया खान की बात करोगे। अफगानों में आप नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली के 8 हमलों की बात करोगे। फिर मराठों के साथ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत की 3rd बैटल की बात करोगे। सो इस क्वेश्चन को दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को जो स्टूडेंट बहुत अच्छे से हैंडल
अगर आप इसको बनाना चाहो तो 3 हेडिंग्स इसकी बनेगी। देन हु अल्टीमेटली गेन फ्रॉम दिस स्ट्रगल, इस स्ट्रगल से किसको ज़्यादा फायदा हुआ था। देन यूनिट सेकेंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ दल खालसा एंड राखी सिस्टम, ये अगेन रिपीट हुआ, पिछले पेपर में था। वाई कैन नॉट लेट 18th सेंचुरी बी कॉल्ड अ मिसल पीरियड, लेट 18th सेंचुरी को मिसलदारी पीरियड क्यों नहीं मानते, क्यों, क्योंकि इस समय मिसलदारी भी डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी और महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा, ठीक है, इसके जो कि शुक्र चकिया मिसल के मुखिया थे उनके द्वारा कंट्रोल कर दिया गया था, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से इसको डिस्कस करना है। देन थर्ड यूनिट, राइट एन essay टू द सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द न्यू रूलर्स ऑफ द लेट 18th सेंचुरी, अगेन ये रिवाइज क्वेश्चन हुआ है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम आ जाता है, ये भी रिवाइज है। देन डिफरेंट फीचर्स ऑफ जगीरदारी सिस्टम, जगीरदारी सिस्टम के आपने फीचर्स बता देनी है कि जगीरें आगे शासक के द्वारा दी जाती थी, जगीरदार भूमि कर इकट्ठा करके देते थे। जगीरें बहुत सारी किस्मों की होती थी, इनाम के रूप में जगीर, धर्मार्थ के नाम के जगीर, ठीक है, वतन जगीर हो गई, ऐसे करके जगीरें होती थी, फिर उसके आप फीचर्स बता दोगे। देन राइट एन essay on the development of urban center in the Punjab with special reference to one religious center that witnessed maximum growth during the late 18th century। तो यहाँ पर आपने अर्बन सेंटर्स की बात करनी है। अर्बन सेंटर का मतलब है कि पंजाब में कितने शहरों का विकास हुआ उसके बारे में आप लिखोगे। फिर उसके बाद आपने एक रिलीजियस सेंटर की बात करनी है जिसकी मैक्सिमम ग्रोथ हुई है, तो आप यहाँ पर अमृतसर की बात कर सकते हो, ठीक है। पहले बहुत सारे जैसे लाहौर, मुल्तान, ये सारे जो हैं एक तरह से ट्रेडिंग सेंटर हैं, ठीक है। तो इसमें आप अमृतसर की एज अ रिलीजियस सेंटर बात कर सकते हो। अगेन वी हैव 3 लैंग्वेजेस ऑफ दिस पेपर, ठीक है। देन हमारे पास आता है एग्रेरियन इकॉनमी आ जाती है, तो इसमें हमारे पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड ड्यूरिंग 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी में लैंड रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाता था, ठीक है, बाय कैश लिया जाता था या बाय प्रोडक्शन लिया जाता था, वो आप बता दोगे। हाउ डिड अलाउद्दीन खिलजी ट्रीट द रूरल इंटरमीडिएट्स, जो ग्रामीण विचोलिए थे उनके साथ अलाउद्दीन खिलजी का ट्रीटमेंट कैसा था, क्योंकि इन्होंने किसानों को परेशान कर दिया था, बहुत सारा धन अपनी जेब में डालना शुरू कर दिया था, तो इसके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत कंट्रोल कर दिया था। देन थ्रो लाइट ऑन द लैंड राइट्स ऑफ पीजेंट्स इन द दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में पीजेंट्स के लैंड राइट्स के बारे में आपने बताना है कैसे थी। व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी टुवर्ड्स द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। डिस्क्राइब द एग्रेरियन रिवोल्ट इन दोआब ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में दोआब में विद्रोह क्यों हुए थे, क्यों, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में राजधानी परिवर्तित कर चुका था, खजाना उसका खाली हो गया था, उसको पूरा करने के लिए उसने दोआब के ऊपर टैक्स जो है हाफ लेना शुरू कर दिया, पर नेचर ने उसके साथ दगा की, उस समय अकाल पड़ गया, फसल सारी खराब होगी, तो मोहम्मद बिन तुगलक को जो है इस समय अपने इस एग्रेरियन रिवोल्ट हुआ उसको संभालने के लिए उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, उसके बारे में आप बता दोगे। देन हाउ डिड फिरोज शाह तुगलक फाइनेंस द नेटवर्क ऑफ कैनाल्स, कैनाल्स के लिए उसने कैसे करके जो है वो फाइनेंस करता था, कैसे उसके जो है फाइनेंस की अरेंजमेंट करता, उसके बारे में बताओगे। वाई डिड एग्रीकल्चर प्राइसेस फॉल ड्यूरिंग द रेन ऑफ फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में एग्रीकल्चर प्राइसेस क्यों फॉल हुए थे। व्हाट डज बाबर टेल अस अबाउट द माइग्रेशन ऑफ पीजेंट्स, ठीक है। विलेज कम्युनिटी के फंक्शंस क्या होते थे, विलेज में आत्मनिर्भर व्यवस्था होती थी, ठीक है, गांव में किसान होते थे, नाई होते थे, ठीक है, इसके अलावा जो है लकड़ी का काम तरखान होते थे, ये सारे एक दूसरे की हेल्प करते थे, इसके बारे में आप बता दोगे। व्हाट हैपेंड इन द डेक्कन ड्यूरिंग द फेमाइन ऑफ, ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है। देन व्हाट वाज द कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत इन मुगल इंडिया, विच पंचायत में क्या कैसा था, ठीक है। देन मिलिट्री रिसोर्सेज जिम्मेदार में मुगल इंडिया में आईने दसाला ये अकबर ने इस्टेब्लिश किया था, जिसमें 10 सालों का भूमि कर की औसत निकाल कर 11th ईयर जो है या नेक्स्ट ईयर जो आता है उसकी एवरेज जो है वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट की जाती थी। उसके बाद कानूनी के फंक्शन आ जाएंगे। देन हाउ डिड जगीरदारी मैनेजेस देयर जगीर्स इन मुगल इंडिया। देन वी हैव यूनिट 4, यूनिट 1 जिसमें आपने दिल्ली सल्तनत की जो है वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो है कल्टीवेट की जाती हैं उसके बारे में लिखोगे। देन वाटर लिफ्टिंग डिवाइसेस के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में। देन यूनिट 2 में आप जो है तुगलक डायनेस्टी के दौरान जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आए, जिसमें आप मोहम्मद बिन तुगलक को, गैसुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक तीनों को डिस्कस करोगे। इक्ता सिस्टम की मेन फीचर्स आप बताओगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट 3 वी हैव मुगल इंडिया के टाइम में पीजेंट्स का जो है स्ट्रैटिफिकेशन
इंटीग्रेशन कैसे हुआ उसके बारे में डिस्कस करना है। देन रोल ऑफ जिम्मेदार इन एग्रेरियन इकॉनमी इन इंडिया विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू देयर इनकम उनकी कैसी होती थी। देन यूनिट 4 में आप जागीरदारी क्राइसिस का मतलब है कि आपने एज ए किंग जगीरें ज़्यादा दे दी, जगीरें कम है उसको लेने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो वो क्राइसिस कैसे आए, ये जो है औरंगजेब के टाइम में ज़्यादा आए थे, उसके बारे में आप डिस्कस करोगे। देन एग्रेरियन रिवोल्ट्स विच लेड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, जिसके कारण मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था। अगेन वी हैव 3 लैंग्वेजेस। देन यूएसए का पेपर आ जाता है, जिसमें आप यूएसए का ये देखो कि क्वेश्चन रिवाइज नहीं है, ऑलवेज 1-2 क्वेश्चन हैं सेम, बाकी सारे जो हैं नए हैं, ठीक है। तो एंड्रयू जॉनसन जो है ये पुराना हमारे पास क्वेश्चन है। टेम्परियंस मूवमेंट ये भी आपकी टर्म में आ जाता है, डिटांटे हो गया, ठीक है, जोसेफ पुलटीजर हो गया। देन इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, कॉटन किंगडम, ठीक है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन। यूनिट 1 अगेन सिविल वॉर इज कॉल्ड एज द स्ट्रगल बिटवीन 2 सिविलाइजेशन, तो सिविल वॉर 2 सिविलाइजेशन के बीच में युद्ध था, इसके बारे में बताओ। अगेन इसमें आप कारण बता दोगे, ठीक है, मतलब उत्तर और दक्षिण में हिस्से में डिवाइडेड था, उसके रीज़न बता दोगे। राइट ए डिटेल नोट ऑन द न्यू टेरिटरीज इन द वेस्ट में जो न्यू टेरिटरीज आई हैं उसके बारे में बताओगे, ठीक है, कैसे टेक्सास, मैक्सिको, इन सबको जो है इकट्ठा किया गया उसके बारे में आप लिखोगे। यूनिट 2 में अमेरिका जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कैसे आया, ठीक है, उसके रीज़न बताओगे। क्रिटिकली एनालाइज हाउ पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन इन कैरिबियन एंड पैसिफिक हेल्प यूएसए टू इमर्ज एज अ वर्ल्ड पावर, तो प्रशांत महासागर के एरिया को उन्होंने कैसे कैप्चर किया उसके बारे में आ जाएगा। यूनिट 3 में अमेरिका जो है फॉरेन पॉलिसी, ये अगेन रिपीट हुआ है कि न्यू डील पीरियड में अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी कैसी थी उसके बारे में आप लिखोगे। देन पॉपुलिस्ट जनवादी जो थे लीडर्स, उनकी कॉजेज क्या हैं, अचीवमेंट्स क्या हैं उसके बारे में। देन यूनिट 4 में आप मेन पर्पस ऑफ द कोल्ड वॉर डिप्लोमेसी के बारे में डिस्कस करोगे, मतलब रशिया और अमेरिका 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए, रशिया में समाजवाद है और अमेरिका साम्राज्यवाद को फॉलो कर रहा है, दोनों में कैसे टकराव हुआ उसके बारे में आप पढ़ोगे। देन डिस्कस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ मूवमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, ये रिपीट हुआ, पिछले साल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन वी हैव 3 लैंग्वेजेस। फिर हमारे पास चाइना एंड जापान का आ जाता है। चाइना एंड जापान में बॉक्सर मूवमेंट हो गया, ठीक है, 1919 की कम्यूटर्स हो गए, ठीक है, मैजी रेस्टोरेशन हो गया। तो इसमें तो क्वेश्चन ज़्यादातर वैसे ही पिछले ही क्वेश्चन रिवाइज होते हैं, जैसे बॉक्सर रिवोल्ट पिछले वाला ही है, ठीक है, ओपियम वॉर हो गया, ठीक है। देन क्यूमतांग पार्टी के बारे में, सन यात सेन भी पिछले पेपर में आया हुआ था। मॉडर्नाइजेशन जापान का कैसे हुआ, रशिया जापान के कारण क्या थे, ठीक है। यूनिट 4 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, ग्रोथ ऑफ जापानीज मिलिट्रिज्म हो गया, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चन जो है ये मैंने 2014 तक आपके डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप जो है एक तरह से इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि पेपर कैसा आ रहा है, ठीक है, उस हिसाब से आप अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो आप इस हिसाब से इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी करो। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपकी और ज़्यादा आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं और ताकि आपकी पढ़ाई में और ज़्यादा हेल्प हो सके। सो ऑल द वेरी बेस्ट।